ये जो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, दिस वर्ल्ड इज सो डाइवर्स। डाइवर्स कैसे है दुनिया, थोड़ा ये देखते हैं। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस वर्ल्ड इज इज कंसिस्टेड ऑफ फीमेल्स। 50% पॉपुलेशन दुनिया की फीमेल्स की है। और जेंडर इक्वलिटी जो है ये हमारा एक सोशल इकोनॉमिकल गोल है। सो MGI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तो जो हमारा ग्लोबल GDP है, हम उसमें $12 ट्रिलियन का इजाफा कर सकते हैं। $12 ट्रिलियन का इजाफा कर सकते हैं ओनली बाय एडवांसिंग वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देयर आर सो मैनी एथनिसिटीज़, रेसेस, रिलीजन्स इन दिस वर्ल्ड। और एक ह्यूमन जेनेटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब का जो DNA है वो 99.9% सेम है। सो जब DNA जो 99.9% सेम है, इसका मतलब है कि तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक ही फैमिली का पार्ट हैं। सो अगर तमाम ह्यूमन बींग्स, इफ़ वी आर पार्ट ऑफ वन फैमिली विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन फैमिली, देन वी शुड बी एबल टू सेलिब्रेट डिफरेंसेस विच एग्जिस्ट बिटवीन अस, राइट। एक और पर्सपेक्टिव डाइवर्सिटी को देखने का ये है कि देर इज़ वाइड रेंज ऑफ नेशनैलिटीज़, लैंग्वेजेस, कल्चर्स इन दिस वर्ल्ड। तो जब कल्चर की बात की है तो कल्चर किस चीज़ से मिलके बनता है? कल्चर इज़ सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, इन सबको कंबाइन कर दें तो कल्चर बन जाता है। ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक। मैं यूनिक हूँ ह्यूमन फैमिली, बट आई एम यूनिक। यूनिक क्यों हूँ? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस लाइफ की तरफ डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, आपका इंटायरली डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट है। सो इस तरह से अल्लाह ताला ने हम सबको यूनिक बनाया है। सो स्टडीज़ के मुताबिक ये जो यूनिकनेस है, जब ये किसी एक ग्रुप में आ जाती है तो क्या होता है कि उस ग्रुप की डिसीजन मेकिंग जो है वो 90% ऑफ द टाइम्स बेहतर होती है उन ग्रुप से जो कि यूनिकनेस को फॉलो नहीं करते या डाइवर्सिटी को फॉलो नहीं करता है। एंड देयर इज़ मोर टू इट। ऐसी टीम्स या ऐसे ग्रुप्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें जो है मिक्स्ड एज के लोग रखे जाते हैं। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि उन ग्रुप्स में जो मोटिवेशनल लेवल है लोगों का, इंडिविजुअल्स का, बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप्स जिसमें सिमिलर एज के ग्रुप के लोगों को रखा जाए। सो स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि मिक्स एज के ग्रुप जो होते हैं दे टेंड टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन अगर देख लें तो देयर इज़ ऑल्सो different sexual orientation in the world. And last but not the least, we do have people with disabilities in this world, जिनको मैं बोलती हूँ, हम लोग बोलते हैं differently abled people. So अल्लाह ताला ने जब लोगों को differently abled बनाया है तो ऐसे तो नहीं बना दिया ना। ऑफ कोर्स उसने इस दुनिया में जिस किसी को भी भेजा है उसने एक मकसद के तहत भेजा है, कोई भी यहाँ बगैर किसी मकसद के नहीं आया है। सो कनेक्ट करूँगी जो मैंने स्टार्ट में एक लाइन बोली थी कि ये दुनिया बहुत ही डाइवर्स है। दिस वर्ल्ड इज़ सो डाइवर्स। इस दुनिया को अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बना दिया। ये जस्ट इंसान है जिसने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और समझना है कि उसने किन बंदों को किस तरह से मिलाकर एक कॉमन गोल की तरफ लेकर जाना है। सो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ का देखें तो एक फैक्ट ये भी है कि जितनी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 15% जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अब ये जो 15% है, इस 15% में 80% लोग वो हैं जिनका के ताल्लुक वर्किंग एज से है, जो हमारी वर्किंग एज होती है। सो अब अगर मैं इन सारे फैक्ट्स को जो हमने पीसीस पीछे देखे, जिनको मैंने बताया आपको, इनको अगर मैं कंबाइन करूं, इतने बड़े दरिया को कूजे में बंद करूं, तो डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इज़ हैविंग राइट मिक्स ऑफ पीपल who can bring in different perspective to the business. This is called diversity. एक बहुत ही एक लगा लें एक समंदर है, समंदर के आप नीचे जाएं, जितनी चीज़ें हैं वो डाइवर्सिटी में हैं। डाइवर्सिटी इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग राइट मिक्स ऑफ पीपल। एंड व्हाट इज़ इंक्लूजन? इंक्लूजन इज़ दैट everyone is able to equally contribute and everyone's voice is equally heard in the system, in any organization, in any institution. ये आ गया इंक्लूजन। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को तो हमने देख लिया कि ये क्या है। अभी जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद, इन टुडेज सेशन वी विल बी कवरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन,
व्हाट्स गेट इन द वे ऑफ बीइंग इंक्लूसिव। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन तो ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आ गए, डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, आपने राइट मिक्स ऑफ पीपल को भर्ती कर लिया। इंक्लूजन को कैसे इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज इतने डिफरेंट लोगों को ले आएंगे, हर एक को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, हर एक का ओपिनियन जो है वो वॉइस ही नहीं करवा सकेगा, तो फिर फ़ायदा क्या डाइवर्सिटी का। लिहाजा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। सो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो इंक्लूजन है, व्हाट गेट्स इन द वे ऑफ इंक्लूजन, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे एक्शंस, हर्डल्स हैं जो कि इंक्लूजन को नहीं होने देते, इंक्लूजन को बैडली इम्पैक्ट करते हैं। एंड देन we will study how one can find out true belongingness staying in any institution or organization. So moving forward, diversity, as I mentioned earlier, it is all about having right mix of the people, and inclusion is how this mix works together towards a common goal. This is diversity and inclusion. 3 सिचुएशंस बोलूँगी एंड यू हैव टू टेल मी कि इन तीनों सिचुएशंस में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन कौन सी सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब करती है। दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंक्लूसिव, इसमें सब कुछ आप लोग मुझे बता रहे होंगे। सो अब 3 सिनेरियोज बोलने लगी हूँ। नंबर 1 इज़ वी आर ऑल डिफरेंट एंड दोज डिफरेंसेस ऑफर अस द अपॉर्चुनिटी टू बी अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 इज़ डाइवर्सिटी इज़ difference and inclusion is how we make the difference work together. Third one is every day everyone feels that they can rock up at work, be themselves, feel valued and add value. What do you think? What do you think? इसमें कौन से वाला है? 1, 2, 3 में कौन से वाला है? The last one. The last one, which is every day everyone feels that they can rock up at work, be themselves, feel valued and add value. आप बताएं कौन से वाला आपको लगा? Third one. अच्छा, and how about this diversity is difference and inclusion is how we make difference work together? How about that? Change management is always the toughest thing in any organization. Change जिंदगियों में देख लेना, आपको अगर एक तरह से रहने की आदत है, कोई नया बंदा आपके घर में आ जाए, अच्छा इसकी छोटी सी एग्जांपल से लिंक करते हैं कि अक्सर औकात देखते हैं लड़कियों की बेसिकली शादी होती है, इस कल्चर में वो लड़कियां चली जाती हैं अपने हस्बैंड की तरफ, किसका क्लैश आता है? हमेशा it is the girl who has to adjust herself, who is told to adjust herself, and it is the girl who face challenges, and at the same time कहीं पे challenges वो family भी face करती है, because family एक चीज़ पे रह रही होती है, एक नया बंदा वहाँ आ जाता है, उसके कोई नया thought process होता है, वो कोई नया change लाना चाहता है, तो क्या है, वो change में acceptance नहीं आती. So for change management it is always advised and recommended कि सबसे पहले जहाँ जाएं observe, देखें कि लोग कर क्या रहे हैं. You will go with the second one. Okay, perfect, right. Diversity is difference, of course, as we all know by now. I expect कि what is diversity? Difference ही तो है. Diversity क्या है? मेरी काली आंखें, इनकी brown है, इनकी नीली हैं, ये भी diversity. Anything which makes us different from each other. ठीक है? Anything. It could be anything. So yes, and how about the first one? We are all different, and those differences offer us the opportunity to be a stronger organization. डाइवर्सिटी ये भी तो है ना. हमने क्या कहा, मैंने मेंशन किया था कि वी ऑल आर यूनिक. अल्लाह ताला ने हम सबको यूनिक बना दिया है. ये तो एक जो फिजिकल अपीयरेंस है, दिस इज जस्ट वन थिंग. क्या कहते हैं कि इंसान जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है. सो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, वी डू नॉट नो ये कौन है, जस्ट एजम्पशंस कर सकते हैं. बट अल्लाह ताला ने उसको किस तरह से यूनिक बनाया है, उसका क्या स्किल सेट है, वो कितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, दुनिया मुसख्खर कर सकता है, ये तो जो है इट इज़ टू बी डिटर्मिन्ड. ठीक है. सो बेसिकली अब मैं ये बताऊँ कि ये तीनों ही जो डिस्क्रिप्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, दीज आर करेक्ट. These all 3 definitions, all 3 sentences describe very well what is diversity and inclusion in any organization. Thank you very much for your contribution. Let's move ahead. अच्छा, यहाँ पर एक हमने ग्रिड बना दिया. इस ग्रिड के जो वाई एक्सिस में है वो है वैल्यू इन यूनिकनेस. एक्स एक्सिस में इसके देख लूँ तो बिलोंगिंगनेस टू द टीम. व्हाट इज़ बिलोंगिंगनेस? डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन तो हमने देख लिया कि ये क्या है. नाउ आर यू अवेयर कि बिलोंगिंगनेस क्या है? अक्सर हमने सुना होगा कि यार आई जस्ट बिलोंग टू दिस प्लेस. मैं वहाँ जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे लगता है कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस. ये सेंटेंस सुना है कभी किसी ने? What does this mean? अपनाइयत. या बिलोंगिंगनेस क्या है? कि एक ऐसा जोन, एक ऐसी जगह where you feel safe. Not only physical safety, your mental safety.
your mental sanity, where you feel valued, where you feel respected, where you feel appreciated, right? So this is belongingness. So belongingness to the team. लो कब होगी, हाई कब होगी? बिलोंगिंगनेस की हाईएस्ट फॉर्म इन अ टीम में है इंक्लूजन, इसकी लोएस्ट फॉर्म इज एसिमिलेशन, लोअर फॉर्म्स में आ जाएं इट इज एक्सक्लूजन एंड डिफरेंशिएशन. इनको थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि व्हाट आर दीज थिंग्स. एक्सक्लूजन सबसे पहले स्टडी करते हैं. व्हाट इज एक्सक्लूजन? मेरा ख्याल है कि ये वर्ड हम काफ़ी दफ़ा सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में. एक्सक्लूड कर दो, निकाल दो. एक्सक्लूजन को थोड़ा बताते हैं कि हम जो सारे लोग हैं ना, हम लोग ना अपने जैसे लोगों को ही पसंद करते हैं. जैसे ये है ना, आपका क्या नाम है? हमज़ा. जैसे हमज़ा है ना, इनके जो दोस्त होंगे ना वो भी इनकी तरह के ही होंगे, उनको इनके जैसे शौक़ होंगे. जो लोग इनको जहर लगते हैं इनके दोस्तों को भी वही बुरे लगते होंगे. जो इनके हॉबीज़ हैं इनके दोस्तों के भी वही हॉबीज़ होंगे. आप हैं, आप लोग जब स्कूल कॉलेज जाते हैं तो इन चीज़ों की बुनियाद पे दोस्तियां कर लेते हैं. वही लोग आपको दोस्त बना लेते हैं ना उनको जिनमें हमारे जैसी चीज़ें होती हैं. तो क्या होता है कि वी टेंड टू लाइक पीपल हु आर जस्ट लाइक अस. अपने ग्रुप बना लेते हैं और जो लोग हम जैसे नहीं होते उनको एक तरफ कर देते हैं. अब अगर मैं नॉट टू ऑफेंड एनीवन, ये आप देखते हैं डिफरेंट ग्रुपिंग होती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा. सो अगर मैं थोड़ा अपना लैपटॉप इस साइड पे करके आपको दिखाऊं तो एक्सक्लूजन लुक्स लाइक दिस, कि बैटमैन के कपड़ों में सारे बंदे एक तरफ बैठे हुए हैं और स्पाइडरमैन को उन्होंने अलग किया हुआ है. ठीक है. सो लड़कों में भी ये होता है कि एक जो है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस में इंस्टीट्यूशंस की एग्जांपल दे दूं तो बहुत जो मॉडर्न तबका होता है या जो लगा ले बड़ी हाई क्लास से बिलोंग करता है, वो एक अलग अलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं. मीडियोकर्स जो हैं वो एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं. और फिर जो एक ऐसा भी ग्रुप होता है जो टीचर्स यूनिवर्सिटी सबके खिलाफ होता है, नेगेटिव पीपल का ग्रुप, वो अलग बड़े अच्छे दोस्त होते हैं और अपनी ना एक अलग 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं. ठीक है. सो एक्सक्लूजन जो है बेसिकली इट रिफर्स टू व्हाट? इट रिफर्स टू कि वी ऑलवेज ऑल लाइक पीपल हु आर लाइक अस. ठीक है. दिस इज एक्सक्लूजन. इज दिस पर्सन लाइक मी? सो ये वाली चीज़ कब इम्पैक्ट करती है डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को? एट द टाइम ऑफ हायरिंग. अगर आप हायरिंग में बैठे हैं, आप हायर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप उनमें भी यही चीज़ ढूंढना शुरू कर देंगे कि क्या ये बंदा मेरे जैसा है. ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझें. कि हमने कहा ना कि हम उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे कि व्हाट कम्स इन द वे ऑफ इंक्लूजन. सो दीज आर द थिंग्स विच कम इन वे ऑफ इंक्लूजन. एक्सक्लूजन होगी तो बिलोंगिंगनेस आपकी इंतहाई लो होगी. मूविंग फॉरवर्ड टू डिफ्रेंसिएशन. ये डिफ्रेंसिएशन क्या है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये जो दुनिया है इसमें 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं. ठीक है. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 8.7 मिलियन स्पीशीज़ को पैदा किया है. सो ये जब इतनी सारी स्पीशीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया, स्पीशीज़ क्या हैं? इंसान एक स्पीशी, जानवर दूसरी स्पीशी, राइट. जानवरों में लगा लें कौन कौन है. वी हैव लाइन्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, जिराफ, मंकीज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि दुनिया इतनी डाइवर्स बनाई है, ऐसे तो नहीं बना दी ना. साइंटिफिकली भी देख लेते हैं कि 8.7 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं, ये सारे की सारी स्पीशीज़ जो हैं, although they look different but they work towards, they are interconnected and they form the ecosystem of this world. Now what is ecosystem? Are you aware कि ecosystem क्या है? What is ecosystem? An ecosystem is a geographic area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. ठीक है. So ecosystem जो है ये एक ज़िंदगी का बबल है और ये जो तमाम जानवर, इंसान, पौधे, वेदर, मौसम, ये दरिया, ये पहाड़, ये सब मिलके जो है बबल ऑफ लाइफ को, लाइफ के सर्कल को कंप्लीट कर रहे हैं. सो डिफ्रेंसिएशन का यहाँ पे कहाँ से मैटर आ गया? अब अगर इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इसमें सब कुछ फॉल करता है. जो शेर है उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है. कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? जानवरों में आप अक्सर देखेंगे, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, कि जंगल में हर एक जानवर ने जो है ना अपना एक अलग अलग ग्रुप बनाया होता है. जो मंकीज का ग्रुप है वहाँ पे कोई और नहीं आ सकता. जो जिराफ का ग्रुप है वहाँ पर आप किसी दूसरे को नहीं देखेंगे. लाइन्स दे लिव इन देयर ग्रुप,
जीब्रास दे लिव इन देयर ओन ग्रुप, अपनी अपनी ग्रुपिंग की हुई है, अपने अपने एरियाज हैं, इसमें किसी को आने नहीं देते हैं, रहते जंगल में ही हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं, इकोसिस्टम में भी कंट्रीब्यूशन है, बट क्या है कि अपने एरिया में किसी को नहीं आने देते, हेंस इंक्लूजन नहीं है। राइट, यू गॉट माई पॉइंट? दिस इज डिफ्रेंसिएशन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? जहाँ पे आपकी बिलोंगिंगनेस हाई हो जाता है। से एसिमिलेशन ये है कि आप अपने आप को किसी एक ग्रुप, पार्टी के साथ जो है ना वह एसोसिएट कर लेते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, आई रीड इट आउट फॉर यू, कि डेटा साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स बेस्ड ऑन इलेक्शन विन्स। सो देयर आर टू स्टेट्स, दो स्टेट्स हैं, अमेरिका की एक एग्जांपल है, अमेरिका की एक स्टेट है ब्लू स्टेट्स जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर सेल होता है, और एक स्टेट है रेड स्टेट्स जिसमें के वॉशिंगटन पोस्ट जो है न्यूज़पेपर सेल होता है। सो जो डेटा साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अगर जो है ब्लू स्टेट्स जीतती है, इलेक्शन विन करती है, तो ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क टाइम की सेल इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर रेड स्टेट विन करती है तो वॉशिंगटन पोस्ट की सेल इंक्रीज़ कर जाएगी। दिस इज सिमुलेशन कि आप अपने आप को किसी पार्टी, किसी ग्रुप के साथ बिलोंग कर लेते हैं, हेंस इसमें भी इंक्लूजन जो है पूरी तरह से नहीं आ सकती। नाउ सी के व्हाट इज़ इंक्लूजन? इंक्लूजन इज़ जितने भी मुख्तलिफ तरह के लोग हैं उन सबको एक साथ ले आएँ एंड एवरी वन इज़ एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आर यू एबल टू सी दिस कि इंक्लूजन लुक्स लाइक दिस। मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, ब्लैक्स हैं, वाइट्स हैं, एशियंस हैं, हैंड इन हैंड हैं, एंड दे आर गोइंग, दे आर वर्किंग, दे आर हैप्पी। दिस इज इंक्लूजन। एसिमिलेशन लुक्स लाइक दिस। ये जो रेड वाले हिस्से हैं ये क्या है? ये रेड स्टेट्स है, यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ी जाती है न्यूज़पेपर, वेयर एज जो ब्लू पार्ट्स हैं दीज आर ब्लू स्टेट्स, और यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा जाता है। सो ईजिली डेटा साइंटिस्ट ने क्या, उन्होंने एक चीज़ को प्रिडिक्ट किया कि अगर जो है हमारी ब्लू स्टेट्स ये इलेक्शन विन करेगी तो न्यूयॉर्क टाइम्स की सेल ज़्यादा होगी, और अगर रेड स्टेट इलेक्शन विन करेगी तो वॉशिंगटन पोस्ट की सेल ज़्यादा होगी। बट हमने मूव करना है टूवर्ड्स इंक्लूजन। जितने भी मुख्तलिफ लोग हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी है, दे गो हैंड इन हैंड, तमाम के ओपिनियन सुने जाएं, एवरी वन इज़ एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, राइट? सो दिस इज़ इंक्लूजन। अच्छा, हमने ना दो चीज़ों को देखा है, हमने बिलोंगिंगनेस को स्टडी किया है कि बिलोंगिंगनेस लो कब हो जाती है। उसमें हमने पहला पढ़ा एक्सक्लूजन, जिसमें हमने कहा कि अपनी तरह के लोगों को हम ग्रुप बना लेते हैं और जो डिफरेंट है उसको बस साइड पे निकाल देते हैं। देन वी स्टडीड डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन क्या है कि तमाम स्पीशीज़ हैं, बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम तो चल रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी है उनका, बट अपने अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने एरिया में किसी दूसरे को आने नहीं देते। हमने इसको एनिमल्स की बेस्टिएस्ट एग्जांपल के साथ स्टडी किया। एसिमिलेशन हमने कहा कि आप यहाँ पर देख लें, इट्स कॉमन एग्जांपल अगर आप देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है आजकल, कितना ही एक वॉर चल पड़ी है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक ग्रुपिंग हो गई है। ये प्रीवियस टाइम्स में ऐसा कुछ नहीं होता था जब दो पार्टीज थी, अब जब तीन पार्टीज आई हैं तो क्या है कि एक एसिमिलेशन चल पड़ी एक तरह से, राइट? सो एसिमिलेशन क्या, आप किसी एक ग्रुप, एक पार्टी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी बिलोंगिंगनेस जो है आप। इंक्लूजन इज के तमाम लोग, नो मैटर व्हाट, कितने मुख्तलिफ हैं, किस हिस्से से हैं, पंजाबी, बलोची, पठान, सिंधी, तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे कर दें। इनमें इतनी ज़बरदस्त केमिस्ट्री, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि दे आर एबल टू वर्क टुगेदर। इन सब के ओपिनियंस को सुना जा रहा है गैर जानिबदारी के साथ, और एक कॉमन गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तरक्की की राह पे गामजन हैं। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ इंक्लूजन, राइट? नाउ जब इंक्लूजन आ जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आपकी बिलोंगिंगनेस जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। इंक्लूसिविटी जो आ गई, हर तरह की डाइवर्सिटी आप ले आए, जितने भी बंदे लाए, हर एक जो है उसको इक्वल वैल्यू मिल रही है, इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, हर कोई वहाँ पे फिजिकली और मेंटली सेफ है, राइट? सो इससे क्या हो गया कि इससे ऑटोमेटिकली लोगों में, एम्प्लॉयज़ में आपकी बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गई। लाइक इमेजिन, जस्ट इमेजिन अ वर्क प्लेस। आप किस वर्क प्लेस से, व्हाट इज़ योर वर्क प्लेस? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला कल्चर हो जाए कि डाइवर्सिटी तो आप ले आए, हर तरह का बंदा आपके पास काम कर रहा है, राइट? हर तरह का बंदा काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा लिंक करती हूँ कि कुछ उसमें लम्स के ग्रेड भी हैं, कुछ उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के भी हैं, ठीक है? अब रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, रिगार्डलेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर एक इन्वायरमेंट आपने ऐसा क्रिएट कर दिया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हर
बंदा इज एबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। प्रमोशंस आ रही हैं, हर एक को इक्वल चांसेस दिए जा रहे हैं, कोई फीडबैक लिया जा रहा है, इक्वली सबको इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, राइट। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं एडवांसमेंट की, उसमें सबको इंक्लूड किया जा रहा है। अगर ये वाला एक कल्चर आपने वहाँ बना दिया है ना, इंक्लूजन है वहाँ पे, तो आपके एम्प्लॉयज़ क्या फील करेंगे? दे वुड लव टू कम टू वर्क एवरी सिंगल डे। हर रोज़ वो चाहेंगे कि हमने काम पे जाना है, और वो काम उनके लिए स्ट्रेस नहीं होगा, वो वर्क प्लेस उनके लिए एक उनकी खुशी की जगह होगी। सो जहाँ पे इंक्लूजन होगी वहाँ पे आपकी बिलोंगिंगनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आई वर्क एट नेस्ले, आई ऑलवेज एवरी सिंगल डे लुक फॉरवर्ड टू गो टू माई ऑफिस। रीज़न, मेरे ऑफिस में डाइवर्सिटी तो है ही है। मैं अपनी टीम की बात करूँ, मेरी टीम में जो है हर एज ग्रुप के लोग हैं। वी हैव फ्रेश ग्रेजुएट्स, वी हैव मिड सीनियर लेवल पीपल, वी हैव सीनियर एज पीपल, ठीक है। वो सब काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर। उसमें क्या है कि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशन हमारी हाई है, और ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कल्चर दिया हुआ है जिसमें कि हम सबको सुना जाता है। हमें बिल्कुल ये नहीं सेंस आती कि वो अगर बोलेगा तो बात ज़्यादा है, मेरे से जो जूनियर्स हैं उनको ये फीलिंग नहीं है कि अगर सबा बोलेंगी तो शी इज़ मोर सीनियर, इनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। या सबा जो है हमें क्या मैं इसको कहूँ, लेट इट पुट इट दिस वे कि जब सबा बोलेंगी तो फिर हम अब क्या बोलें, शी नोज़ बेटर। या मेरे से जो सीनियर कॉलीग्स हैं, मुझे आई डोंट हैव एनी फेयर कि अगर वो कहीं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके इट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करूँगी, सुना जाएगा। मेरे जो जूनियर्स हैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेंगे, वो भी उतनी ही अहमियत के साथ सुना जाएगा। सो मेरी मेंटल सेफ्टी भी दे दी ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे। सो जहाँ पर इतनी चीज़ें मिल गई, और रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो वहाँ पे है ही। आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेड, माई ओपिनियंस आर रिस्पेक्टेड, माई वर्क इज़ रिस्पेक्टेड, ठीक है। सो सेफ्टी तो आ गई वहाँ पे। सो जो HR पीपल बैठे हैं, मोस्टली HR पॉपुलेशन इज सिटिंग हियर, सो नाउ यू हैव टू गो इनटू योर ऑर्गेनाइजेशंस एंड यू हैव टू इंश्योर कि डाइवर्सिटी तो लेके आएंगे ही आएंगे। हर जगह डाइवर्सिटी का KPI लग गया, ठीक है। डाइवर्सिटी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इंक्लूसिव वर्क प्लेस नहीं बनाएंगे। और जब इंक्लूजन आपकी वर्क प्लेस पे आ जाएगी तो यकीन माने लोगों में ट्रू बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। और ये वाला कल्चर जो है ये डेवलप सीनियर मैनेजमेंट ने करना है। प्राइमरीली इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो यू नीड टू क्रिएट अ कल्चर वेयर पीपल फील ट्रूली रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड सेफ, मोर इम्पॉर्टेंटली, राइट। नेस्ले में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे काम 2000 से हो रहा है। फ्रॉम 2000 वी आर वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट। मैंने जब नेस्ले, बल्कि मैंने इट्स बिन ऑलमोस्ट 7.5 years सिंस आई ज्वाइन नेस्ले। सो उस टाइम ही दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन द KPI कि हमें जेंडर बैलेंस की तरफ जाना है। और मुझे जिस रोल पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन लेकर गई, इट वाजंट बेस्ड इन द हेड ऑफिस। वो शेखुपुरा फैक्ट्री में था नेस्ले के, ठीक है। और वो फिजिकल लॉजिस्टिक्स का रोल था। नाउ इमेजिन, फिजिकल लॉजिस्टिक्स इज लाइक अ जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ माय कंपनी, जहाँ के जो वेयर हाउसेज हैं, दीज आर जॉइंट वेयर हाउसेज। और जो शेखुपुरा का प्रोडक्शन प्लांट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्लांट ऑफ एंटायर नेस्ले इन साउथ एशिया, ठीक है। आपकी दैट्स ग्रेट, मेजर प्रोडक्शन हमारी होती ही वहाँ पे है, राइट। सो उसका फिजिकल लॉजिस्टिक इमेजिन कीजिए कि वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट जिसमें 400 आपकी ट्रक्स जो हैं डेली इन आउट है, राइट। आपके जो वेयर हाउस की कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 50,000 पैलेट्स, राइट। और वहाँ पर मुझे लेके जाया गया और आई वॉज टोल्ड कि भाई आप पहली फीमेल हैं जो वहाँ जा रही हैं, वहाँ पे और कोई फीमेल नहीं, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क? आई सेड येस, व्हाई नॉट। सो सेम यही वाला जो है सिनेरियो मेरे साथ नेस्ले में था, ठीक है। सो आई ज्वाइंड देयर, आई वाज द फर्स्ट फीमेल इन एंटायर फिजिकल लॉजिस्टिक्स 7.5 साल पहले। अब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे लेबर भी थी, डिफरेंट टीम लीडर्स भी थे, मैनेजमेंट स्टाफ भी था, नॉन मैनेजमेंट स्टाफ भी था। देयर वर ऑफ कोर्स चैलेंजेस बिकॉज पाकिस्तानी कल्चर में अगर आप देखें तो फीमेल्स आर नॉट ईजीली एक्सेप्टेड। ये हमारे यहाँ पर कुछ है, बट फीमेल्स को भी जो है अपने आप को उस पॉइंट पे लाना है कि आपको भी मानना चाहे, थोड़ा सा पेशेंस आपको भी दिखाना है। क्योंकि अगर फीमेल्स ने जो है इतनी बड़े वो मेल की तादाद में कभी जाकर काम नहीं किया ना, तो बेचारे मर्दों को भी समझें, उन्होंने भी बहुत अरसे तक औरतों के साथ, लड़कियों के साथ काम नहीं किया। दे आर नॉट अवेयर। उन्होंने, बहुत सारे मर्दों ने सिर्फ घर में अपनी देखी हैं फीमेल्स, जिनके के क्या होता है कि घर में वो हमेशा डोमिनेंट होते हैं मोस्टली, और एक वो माइंड सेट ऐसा बना होता है कि फ़ीमेल ने बात सुननी है।
सो मैंने जो ये टीम ज्वाइन की तो उस टीम में क्या था, इतनी डाइवर्सिटी थी कि यंग लोग भी थे और मेरे से 2 गुना ज़्यादा एज के लोग भी थे। अब दे वुड कम टू मी एंड दे वुड से मैम ये करना है, मैम वो करना है। डाइवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी हुई थी, धड़ाधड़ उन फीमेल्स को मार्केट में सर्च किया जा रहा था जो कि इतनी चैलेंजिंग रोल्स को टेक ऑन कर सकें, बड़ी इफेक्टिवली वहाँ पर चल भी सके। लाइक लाए नहीं मुझे वहाँ पे, ये नहीं कि वो लेके आ गए मैं आना चाहती थी, नो, मुझे वहाँ पे हर एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई कि मैं वहाँ पे स्टे करूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए काम किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने पूछा, लाइक मेरे बॉस, उनके बॉस और फिर उनके बॉस हेड जो हैं उस टाइम एक हमारे टर्किश हेड थे। सो वेन एवर ही वुड विजिट फैक्ट्री ही वुड कम टू मी and he would ask me, okay Sabha, are you feeling comfortable, what else you want to do what else you want us to do for you, ठीक है। These were ये वो वाला एक राइट माइंडसेट था और ये वाले कुछ राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे से कॉन्टिन्यूसली किए जाते थे एंड आई वाज प्रोफेशनल इनफ एंड आई वाज बोल्ड इनफ कि मैं अपना फीडबैक उनके साथ बड़ा इफेक्टिवली शेयर करती थी। एंड एट दैट टाइम वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी फिजिकल लॉजिस्टिक्स में। उसके बाद आई टुक स्टेप्स, मैंने ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे मैं फीमेल्स ला सकती हूँ, मैं फीमेल्स लेके आई, वहाँ पे फीमेल कॉमन रूम बनवाया। कॉमन रूम में क्या था, इट वॉज अ कंप्लीट फीमेल फैसिलिटी, फीमेल रेस्ट रूम्स बनवाए, फीमेल प्रेयर रूम बनवाया, फीमेल जिम बनवाया, फीमेल चेंजिंग रूम बनवाया, फीमेल सिटिंग एरिया बनवाया, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद जब ये फीमेल्स के लिए इतना कुछ हो गया, फीमेल्स की पोजीशंस आइडेंटिफाई होगी, उनको हायर भी करवा दिया, फीमेल्स के ग्रुप भी लेके आ गए। इस तरह से फीमेल्स लाए कि भाई अकेली ना आए, अब थोड़ी हम जूनियर पोजीशंस पे जाएंगे और एक ग्रुप में फीमेल्स लाएंगे। एक तो मैंने बताया ना, मैंने फीमेल कॉमन रूम बनवाया, फिर हुआ मुझे फीडबैक मिला, मैडम आप फीमेल्स के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। फिर मैंने सोचा इनके लिए क्या किया जाए, फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने ऑफिस में जो है ना एक कॉफ़ी कॉर्नर बनवाया, वेरी नाइस कॉफ़ी कॉर्नर, पिट स्टॉप काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ पे हमने नेस्ले की कॉफ़ी मशीन्स शायद आप लोगों ने देखी हो, मैकडॉनल्ड वगैरह में पड़ी होती हैं, वहाँ कॉफ़ी मशीन सेट करवाई। जो ऑर्गेनाइजेशंस वन पे स्टैंड कर रही हैं उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। अब वो वाला टाइम नहीं रहा, आप एम्प्लॉय को स्नब करोगे तो एम्प्लॉय कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ तो आपको छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के जाएगा तो क्या करेगा, आजकल मीडिया का ज़माना है, क्या करेगा, फेसबुक पे कुछ बुरा लिख देगा, लिंक्डइन पे लिख देगा, उसकी अपनी प्रोफाइल तो सिर्फ एक बंदे की है ना, बट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव। और अक्सर मैं लिंक्डइन पे देखती हूँ लोग लिखते हैं कि मेरे साथ फीडबैक शेयर नहीं हुआ, बैड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, बट वन वालों को भी ये देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो एक पहली चीज़ है ना, टू क्रिएट अवेयरनेस, विच इज़ वाई वी ऑल आर हियर, कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी विदाउट इंक्लूजन इज़ नथिंग। बच्चे बूढ़े जवान सबको लेकर आ गए एक टीम में, इंक्लूसिविटी नहीं बनाई, यकीन माने सारे छोड़ के चले जाएंगे, राइट क्या करेंगे। अगर आपका मैनेजर ऐसा है कि वो आपके एक्सपीरियंस लोगों की बात सुन रहा है, आपके जूनियर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहा, क्या करेंगे, जूनियर्स कहेंगे यार हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, छोड़ो, रिजाइन, क्विट। मैंने आपको सिर्फ अपनी मिसाल दी, अगर मैंने विक्टिम बनना था ना, मैं क्या कहती, यार मैं क्यों करूँ बाकी लड़कियों के लिए काम, मैं अकेली आ गई, मैं सेट हूँ, पोजीशन भी है, पैसे भी अच्छे हैं, रोब भी है, हर कोई आता है, निम का बंदा आता है, हेड आता है, तो वो कहता है सबा कहाँ है, मेरे सबा। सो मैं भी फिर कुछ ना करती, बट आई टुक द लीड। ट्रस्ट मी कि जो मैंने फीमेल कॉमन रूम बनवाया, इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम ऑफ माई लाइफ। बड़ी कंपनीज में आपको पता है चीज़ें आसान नहीं होती, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, अगर उनके बजट बड़े होते हैं तो यकीन माने उनमें हायरार्कीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस केसेस बनाने पड़ते हैं और उन बिजनेस केसेस को कहाँ कहाँ से अप्रूव करवाना पड़ता है, इट इज़ नॉट ईजी। बट मैंने ठान ली मैंने करना है, और यकीन माने कि मैंने जब किया उसके बाद पूरी दुनिया से ग्लोबल जो लीडर्स आते थे ना शेखुपुरा फैक्ट्री में, एक मस्ट था कि उनका विजिट फीमेल कॉमन रूम का होना है। और जोन के लोगों ने आके कहा कि बहुत सारी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं, वी रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ द फीमेल्स। These are the compliments and comments, and I would like to share some pictures with you also after this session कि मैं दिखाऊं कि कितनी एक चीज़ मैंने की, एक नामुमकिन चीज़ को मैंने मुमकिन कर दिया। उसके बाद मैंने कहा भाई फीमेल्स तो मैंने लेकर आनी है। You know what, जब मैंने ये काम किया ना तो मुझे कहीं से ये भी फीडबैक आया कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है, ये ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है, इसने ना तरक्की लेनी है तो बस ना कुछ नंबर टांगने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या है कि आप लोग चेंज एजेंट हैं, भूल जाएं बाकी दुनिया क्या है, यू आर नॉट द विक्टिम, आपने कुछ करना है। अब आपने जो कुछ करना है ना, अब आपने अपना IQ तो अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, चलें आप उस पोजीशन पे आ गए, अब EQ को इस्तेमाल करना है। व्हाट इज EQ? EI इज इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन बोल लें, ठीक है, वो क्या है आपके सोशल स्किल्स।
अपने आप को सोशली इतना एजाइल करना है, इतना अच्छा बनाना है, अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी करनी है, अपने स्टेक होल्डर से इतने अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करने हैं कि यकीन माने जब आप कोई बात बोले ना तो लोग आगे बढ़ के आपको एकोमोडेट करें, लोग सुने। आपका जो एचआर का बंदा जो आप कह रही है ना, चाहे वो जितना भी फेवरेटिज्म वाला है ना, चाहे वो जितना भी खराब है, आप में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आपको पता है कि ये बंदा जो है ना, ये इस तरह का, इसको मैंने ऐसे लेके चलना है। सो इट्स यू, डू नॉट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड कि दुनिया तमाम अच्छी हो जाएगी। नो, दुनिया ऐसी है, यकीन माने ऐसी रहेगी। स्मार्ट आपने होना है और इस दुनिया में आगे वही लोग जाते हैं जो स्मार्ट होते हैं। मैं अगर आज यहाँ आपके पास खड़ी अपनी एक चीज़ कोट कर रही हूँ और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ट्रस्ट मी, इसके साथ मैंने जितनी हीट ली ये काम करते हुए, मैंने जितनी कह लें कि जितना लोगों ने मुझे पुल डाउन करने की कोशिश की, मैं नहीं हटी। इमोशनली इंटेलिजेंट बने, किताबें खोल के पढ़ें ये क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना तो आप तरक्की कभी नहीं कर सकेंगे, चाहे आप अपनी फील्ड के जितने भी चैंपियन हैं। लोग आके आपसे काम तो करवाएंगे, तरक्की नहीं देंगे आपको। बड़ी बड़ी जगहों पे आप देखेंगे कुछ कुछ लोग ऐसी पोजीशन से बैठे हैं कि आप देख के सोचते हो यार ये बंदा इस पोजीशन पे क्या कर रहा है। जेंडर का तो हम जेंडर पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? जेंडर पे हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो औरतों की है, तो उनको अपने घर में क्यों लॉक करके रखा हुआ है? वेस्ट में जाएं, हर एक औरत काम करती हुई नजर आएगी। इसलिए क्या है कि वहाँ औरतें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं है मर्दों पे। इसलिए क्या है कि वो इक्वल राइट्स की बात करती हैं। अब चाइना चले जाए तो आपको औरतें काम करती हुई नजर आती हैं। तो पाकिस्तान में तो हमारी, पाकिस्तान और इंडिया में पहली स्ट्रगल ये है कि भाई औरतों को तो काम वाली जगह पर लेकर आओ। 50% तुम लोगों की पॉपुलेशन दुनिया की औरतों पे कंसिस्ट कर रही है। और आजकल अगर आप डायनामिक्स देख लें, महंगाई, व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या एक बंदा पूरा घर चला सकता है? तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट कि अगर आपकी एक वाइफ हैं जो कि पढ़ी लिखी भी हैं, कोई ना कोई काम तो कर सकती है ना। इफ शी इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द टेबल, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर वो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर देगी, अपना खुद अपने खर्चे खुद कुछ लुक आफ्टर कर लेगी, आपके बच्चों की स्कूलिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? उसको काम करने दें। वो काम आपने तो उसको करना अलाउ कर दिया, लेकिन फिर ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपके जैसे मर्द हजरात अक्सरियत में है ना, फिर उनको भी ये पढ़ाने की ज़रूरत है कि भाई औरतों को रखें। अब इसमें क्या है कि एक हम आगे जाके एक चीज़ को स्टडी करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल है ना, एक पोजीशन आ गई, मेल पॉपुलेशन बैठी है जिन्होंने उस पोजीशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, हमेशा जो उनका जाएगा ना ध्यान अपने मेल पॉपुलेशन की तरफ ही जाएगा। जैसे कोई फीमेल की रिकमेंडेशन आएगी ना तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगा, क्या भाई ये लड़की ये काम कर सकेगी? लड़की को दे रहे हैं, अनमैरिड है तो कल को मैरिड हो जाएगी, काम करेगी, मैरिड और बच्चियां तो बच्चों के साथ एडजस्ट करेगी। क्या इसने इस तरह का सिमिलर रोल कोई पहले किया? लाइक एक ऐसा एक नॉर्म कुछ बना हुआ है यहाँ कि अगर मेल ने कोई भी रोल करना है उसके लिए एवरीवन इज़ फाइन, बट अगर औरत ने किसी रोल पे जाना है ना तो बहुत सारी जो है ना लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। सो अभी तो हमारे जो है स्ट्रगल वो इस चीज़ के लिए है कि औरतों का तो पहले वर्क प्लेस पे ले आएँ। जब औरतें वर्क प्लेस पे आ जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला तो KPI बन गया कि भाई 50-50 स्प्लिट पे आ जाएं, 50% मेल हैं तो 50% फीमेल को भी ले आएँ। उसके बाद अब ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंटली एबल्ड पीपल, यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी प्रोग्राम्स बना रही हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे रोल्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी जो हैं चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं जिससे कि डिफरेंटली एबल्ड लोग सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं और काम करें। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो देखें ना, वो आपका अपना है कि आप उस स्प्लिट को कितना कर लें कि आपने 2% सीट्स देनी है इनको, आपने 3% देनी है, 3% दे दें, बंदे आके काम करना शुरू हो गया, अगले साल 5 पे ले जाएं, फिर 10 पे ले जाएं, फिर 15 पे ले जाएं, ठीक है। बट अगेन ये कि इन लोगों को लाना इज़ वन थिंग, उनको ला के छोड़ ना दें, उनके लिए चैलेंजेस ना बनाएं, उनको सक्सेसफुल करवाएं। मैं इस चीज़ पे रीआइट्रेट करूँगी, आई वुड रीआइट्रेट ऑन दिस थिंग कि लाना इज़ वन थिंग, डाइवर्सिटी तो ले अपना KPI अचीव कर लिया, उनको सक्सेसफुल करवाएं। डिफरेंटली एबल लोग लेके आ गए हैं कि आपने अपनी फैसिलिटी ऐसी बनाई है कि उसमें मूव कर सकें, कि आपने अपने लोगों को इतना पढ़ाया है कि वो उनका मजाक ना उड़ाएं, क्या आपने उनको सिर्फ वही रोल दिया ना जो वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्या आपने उसके मैनेजर को बताया कि इसको सक्सेसफुल करवाना तुम्हारा काम है, इसकी सक्सेस जो है वो लिंक करिए तुम्हारी अपनी सक्सेस के साथ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि ये वाले चीज़ों को आपने देखना है। सो डाइवर्सिटी तो इससे भी बड़ी चीज़ है, राइट। कि अब मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल कोट करूंगी कि मेरी मेट्रो के कॉलीग से बात हो रही थी, एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने जो है अपना जो एक जो थर्ड जेंडर हम जिसको बोलते हैं, उन्होंने उनकी भी हायरिंग स्टार्ट की है ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्होंने 2-3 लोग हायर किए हैं, या ट्रांसजेंडर। सो दे आर वर्किंग वेरी सक्सेसफुली इन देयर स्टोर्स,
सो देखें कि अब वो भी तो एक कम्युनिटी है ना ट्रांसजेंडर्स की, यहीं पे ही है। क्यों नहीं? क्योंकि सोसाइटी की एक्सेप्टेंस ही नहीं है उनके लिए, इसीलिए दे आर फोर्स टू डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस विच दे आर डूइंग फ्रॉम एजेस। कि जैसे हमने पहले बात की कि दिस वर्ल्ड इज सो डाइवर्स एंड नाउ वी आर इन वेरी गुड टाइम्स कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यहाँ आ चुकी है, लोगों के दिमाग खुल रहे हैं। देखिए आप लोग आज यहाँ ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप लोग जाके शेयर करेंगे। मैंने आपसे रियल टाइम एग्जांपल शेयर की ट्रांसजेंडर्स की, एक पूरी फाउंडेशन है यहाँ पे जो कि ट्रांसजेंडर्स को लुक आफ्टर करती है। दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेड दैट पर्टिकुलर फाउंडेशन, और उसके बाद फाउंडेशन ने उनको शॉर्ट लिस्ट करके लोग दिए, ठीक है। और जब वो लोग वहाँ आ गए ना, तो उन्होंने लोगों को जहाँ प्लेस किया बड़े ध्यान से प्लेस किया, और उसके बाद उन्होंने उनके मैनेजर्स की पूरी कोचिंग की कि देखो भाई ये बंदा यहाँ आ गया, ऐसा वैसा कोई मजाक नहीं होना चाहिए, कोई गॉसिप नहीं होना चाहिए, एक मिनट के लिए भी बंदे को फील ना आए को डिसरिस्पेक्टेड है, ये बंदा यहाँ हम ले तो आए, इसको सक्सेसफुल करवाना है। दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दिस इज द काइंड ऑफ इंक्लूजन which we need to create in our organizations. एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है, ठीक है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप्स ले रहे हैं, कंट्रोल्स, जहाँ कंट्रोल अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं करेंगे चीज़ें कोलैप्स कर जाएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं। डाइवर्सिटी पूरी उठा के ले आए, कंट्रोल नहीं रखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ठीक है ना। सो कंट्रोल इस्टेब्लिश करने हैं। डे केयर बना दिए हैं, तो मैं अपनी कंपनी के डे केयर का अगर बताऊं, जो कि शायद दुनिया के जितने जदीद डे केयर हैं वो उनमें से एक डे केयर है। वहाँ पे एक्सेप्ट मदर्स, नो वन इज़ अलाउड टू गो देयर, और मदर्स ने भी कब जाना है, ऐसे नहीं कि बच्चे को जाके देखा है, नो, जब उन्होंने बच्चे को फीड करवाना है सिर्फ तब उन्होंने जाना है। उसके बाद वहाँ पर डे केयर टेकर्स हैं, बच्चा आप उनको हैंड ओवर करें एंड यू गो एंड डू योर वर्क, राइट। सो कंट्रोल सिस्टम ये आपने इस्टेब्लिश करना है। ये अगर आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना, तो यकीन करें कि ह्यूमन नेचर है, जब उसको कोई नहीं देख रहा तो फिर जो उसका दिल करता है वो वही करता है। मैं फैक्ट्री और अपने हेड ऑफिस दोनों जगह ही ये बात कर रही हूँ कि दुनिया के जो जदीद तरीन डे केयर्स हैं वो डे केयर्स मेरी कंपनी में मौजूद हैं, जो कि देख के लिटरली आपका दिल खुश हो जाता है कि अच्छा ऐसे डे केयर भी हैं कि मदर्स वुड लव टू ब्रिंग देयर किड्स उन डे केयर। और मैंने ये भी सुना कि जब बच्चा उस डे केयर की एज से गुजर गया ना, तो उन्होंने कहा कि यार हमारा बच्चा घर में बहुत बोर होता है, अब उसको उस इन्वायरमेंट की आदत पड़ गई हुई है, तो उसको तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। अब वो कहता है कि भाई मैंने तो मुझे वो वाला प्ले टाइम चाहिए, मुझे वो कार्टून दिखाओ। वो कहता है कि भाई मुझे तो उस वाले मैट्रेस पे नींद आती है। सो सी कि जब आप ख्याल करते हैं ना एम्प्लॉयज़ का, जब आप उनको प्यार से रखते हैं, तो फिर दिस इज़ व्हाट रियली क्रिएट्स ट्रू बिलोंगिंगनेस। नहीं आप प्लीज़ नाम लें, ये ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने काट देने, मेरे एक्सपीरियंसेस भी नहीं डाले। एंड यू नो व्हाट कि मैटरनिटी लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक मैटरनिटी लीव्स आर सो गुड कि फीमेल्स आर रियली हैप्पी व्हेन दे आर बैक टू वर्क, क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो कहती हैं कि भाई हमारा बच्चा तो है ही अब हमारे साथ, और बच्चा कितने शानदार डे केयर में जा रहा है ना कि यकीन माने वैसी फैसिलिटीज़ बहुत कम घरों में होती हैं कि वहाँ पे केयर टेकर्स हैं, और केयर टेकर्स ऐसी नहीं, फुली ट्रेंड, फुल ड्रेस कोड के साथ। वहाँ पे आपकी बेबी सिटिंग है, बेबी चेयर्स हैं डेडिकेटेड, बेबीज आर बीइंग सर्व्ड विद सिरिलैक, नैन, लैक्टोजिन, व्हाटएवर, ठीक है। बेबीज़ की पूरी प्ले एरिया है, वहाँ पे बेबीज़ का कार्टून टाइम है। सो घर में शायद आपका बच्चा वो चीज़ें नहीं सीख रहा, वो बच्चा आपका वहाँ वो चीज़ें सीख रहा है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने कहा कि हम लोग भी जाते हैं कभी स्पेशल अप्रूवल लेके कि प्लीज़ वी वांट टू सी, हमने इतनी तारीफ़ें सुनी है, व्हाट इज़ दैट। तो मतलब जब आप वहाँ जाना है तो वी हैव टू टेक ऑफ आवर सैंडल्स आउटसाइड, जूते बाहर उतारे, आपने बच्चों के अंदर वाले कमरे में नहीं जाना। मतलब इतनी एक हाई हाइजीन एरिया क्रिएट किया हुआ है कि हमें लगता है हम यूरोप में आ गए हैं। सो ये वाले काइंड ऑफ एक्शंस एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं तो सबको लेने चाहिए। अच्छा अब ये मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं कि एवरीवन इज़ फ्रेंडली, पीपल सपोर्ट ईच अदर, इट इज़ सेफ टू डिस्कस डिफरेंस, वी अप्रिशिएट /recognize each other's contributions। इनमें से कौन सी बात आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूसिविटी को डिस्क्राइब करती है? इनमें से कौन सी एक ऐसी एग्जांपल है जो आप कहें कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है? पाई जाती है तो बताइए, नहीं पाई जाती तब भी बताइए। मैं और आप कॉलीग्स हैं या आप मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, हाँ मैं एक बात होगी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती, क्या ये सेफ है कि मैं डिस्कस भी करूँ या मैं यस सर करती रहूँगी? बॉस ने कह दिया कि भाई ईद आ रही है, मुझे मेरे स्टोर में कस्टमर का फुटफॉल बड़ा हाई होने वाला है, स्टाफ की सारी छुट्टियां कैंसिल, जो एनुअल पे गए उनको भी फ़ौरन बुलाओ, मैं मैनेजर हूँ। एक तो ऑप्शन ये मैं कह दूँ यस सर, दूसरी ऑप्शन है नो सर प्लीज़, जो लोग एनिमल्स पे गए हैं उन्होंने भी कुछ प्लान किया है, आई विल मैनेज, आई टेक फुल ऑनरशिप। सो ये वो सेफ जोन है जहाँ पे मैंने बड़ा सेफली एक चीज़ को डिस्कस कर लिया अपने लाइन मैनेजर के साथ
ठीक है। सो इट रिफर्स टू दैट थिंग कि ऑफिस में, लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं व्हेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डस एग्जिस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को अभी तक बड़ा नेगेटिव देखा जाता है। घरों में देख लें, इसके आगे क्यों बोल दिया, उसके आगे नहीं बोलना था। नो, मैंने अगेन कहा है कि यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल एवरी टाइम, ऑल द टाइम, बट प्लीज़ वॉइस योर ओपिनियन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। ठीक है। कहने का भी तो देखें एक तरीका होता है ना बात कहने का। आप बात कैसे कहते हैं? चाहे कोई कितना भी रूड बंदा है ना, वो रूड बंदा किसी एक बंदे की बात ज़रूर सुनता है। तो अपना तरीक़ाकार आपने वो बनाना है कि आपकी बात भी सुनी जाए। बॉस जो है ना, कुदरत ने उससे आपका बॉस बनाया, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। मैं वही कह रही हूँ, बॉस के अगेंस्ट नहीं जाना। नेवर डू दिस, नेवर एवर। वो देखें, वो जिस तरह उसका पर्दा आपके सामने चाक हुआ है ना, ऐसा उसका पर्दा एक दिन ना उसके सीनियर्स के सामने भी चाक हो जाएगा। ये कुदरत का असूल है कि आप ज़्यादा देर तक बच नहीं सकते। ठीक है। सो नेवर एवर गो अगेंस्ट योर लाइन मैनेजर। अगर आप बहुत सारी सिचुएशंस में एम्प्लॉयज़ अपने लाइन मैनेजर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है, उन ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, उन सिचुएशंस में भी देखें आपकी पीपल मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस चीज़ का नाम है। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाएं कि हर कोई आपके पास आके कंफर्टेबली बातें करे, और फिर जब आप बोल लें तो इतना वज़न डाल लें अपने लफ्ज़ों में कि आपकी बात सुनी जाए। ठीक है। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग ये काम करते हैं, इंटेलिजेंट एंड इमोशनली इंटेलिजेंट। आपने ऐसा बनना है। सो इसमें से कौन सी चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है? क्या ऐसा कल्चर है कि अप्रिशिएट करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन को? ऐसा तो नहीं कि सारा ये काम सक्सेस हुई है चूँकि इस प्रोजेक्ट को मैंने लीड किया था, जी ये सारा काम मेरा है, या किसी और के रिकग्निशन हो जाए तो बस एक जेलसी भी एक इमोशन है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, या जेलस हो जाते हैं, दिल बड़ा नहीं करते। क्या होता है? अगर नो भी कहना है ना, यकीन माने उसको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कहना है। हार्शनेस का जो लफ्ज़ है ना, तल्ख लफ्ज़, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए। मैं आपको वो टिप्स कहूँगी जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाब बनाएंगे और पर्सनल लाइफ में भी कामयाब बनाएंगे। कंप्लेनिंग आपने बनना ही नहीं है। एडजस्टमेंट कर लें, अपनी एडजस्टमेंट कर लें, अपने को सीधा कर लें, कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाएंगी। यू डू नॉट हैव टू बी हार्श। कोई बंदा कितनी भी, कभी कभी ऐसे पता है क्या होता है कि आपने इतना ज़्यादा काम किया होता है कि आपको एक तरफ से इतनी एक गंदी ईमेल आ जाती है, इतनी एक गंदी ईमेल आ जाती है कि आपका दिल करता है कि आप क्या करें, आप क्या करें। तो उसमें भी पता है क्या रिस्पॉन्स मैं सबको क्या देती हूँ, विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स आई हैव बिन वेरी लकी कि मैंने ज़िंदगी में अपने मेंटोर्स बना लिए। मैंने जहाँ पर भी गई मैंने अपने कोचेज़ बना लिए, उनसे पूछा, उनकी गाइडेंस ली। सो जहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना कि आपको लगे मैं तल्ख हो जाऊँगा, बहुत दफ़ा मैं ईमेल्स लिखने में बहुत अच्छी हूँ, मुझे फीडबैक मिलता है। मैंने ईमेल लिख के ना सेंड करने से पहले मैंने उसको सेव कर लिया ड्राफ्ट में, लैपटॉप बंद कर दिया। मैं सीट से उठ के गई, आई वेंट आउटसाइड, टुक अ कप ऑफ कॉफ़ी, बाहर चक्कर लगाई। यहाँ मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्त, या मेरी जिससे बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरा मूड जिससे एक बात करके अच्छा हो जाए, मैंने उसको टच किया। और फिर वापस आके जब व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर कि भाई अब थोड़ा कुछ कम हो गया है, तब फिर मैंने रिस्पॉन्स टाइप किया। सो जब आपको लगे कि आप तल्ख होने लगे हैं तो दैट इज़ हाई टाइम कि तब चुप कर जाएं। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, स्टेबिलिटी में आए, तल्ख नहीं होना। आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए लाइफ में। यकीन मानिए तल्ख होने का ना कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो आपने कुछ सीखा ही नहीं ना जब आप तल्ख हो गए। तल्ख होने का कोई फ़ायदा नहीं, इट इज़ गोइंग टू गेट यू नो वेयर। यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल एवरी टाइम, ऑल द टाइम। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन ये कि हर चीज़ कहें, ज़रूर कहें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी प्रेजेंट करें, लेकिन इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। एक बात हो गई, एक फॉरम ने एक चीज़ डिसाइड कर लिया, आप अग्री नहीं कर रहे, उनको कहें कि प्लीज़ आई वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग, अगर इसको ऐसे कर लिया जाए, मेरे ख्याल में अगर इसको इस तरह देखा जाए, इस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर दें। ठीक है, बट ये नहीं कि दूसरों को कह दें कि आप जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता और ये है और वह। नो, दीज आर ऑल आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स, आउटडेटेड वर्ड्स। ठीक है, इससे देखें अब बात किस तरह से एनिमिटी और रिफ्ट में जाएगी। अगर आप कहें कि आपने जो बात कही आपने बिल्कुल गलत कही है, मैं इससे एग्री नहीं करता, और एक कहने का ये तरीका है कि आपने जो बात कही है ठीक है, दिस इज़ योर ओपिनियन विच आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट, बट लेट मी ऐड फ्यू पॉइंट्स। और आप जो फ्यू पॉइंट्स आपने कह दिए ना, उनके आगे रखें कि मेरे ख्याल में 1 2 3 4 अगर ये कर लिया जाए तो सिचुएशन बेहतर हो सकती है। नाउ दिस इज़ माई ओपिनियन, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई एक्सपेक्ट कि इसको भी रिस्पेक्ट किया जाएगा।
अब मुझे बताएं इफेक्टिवनेस किस चीज़ की, किस बिहेवियर की ज़्यादा होगी? दिस इज़ नॉट शुगर कोटेड वे माई डियर, दिस इज़ द राइट वे। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की। यकीन माने आप पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में जितने कम दुश्मन बनाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी उतनी आसान रहेगी। लोगों को अपना दुश्मन ना बनाएं, मैं आपको ये मशवरा दूंगी। पॉलिटिक्स में मत जाएं, नेगेटिविटी में मत जाएं, इंक्लूसिव बिहेवियर रखें, डाइवर्सिटी की तरफ जाएं, वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतर होगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करेंगे। अगेन मैंने बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत से ऐसे बंदे ऊपर चले जाते हैं जिनके पास उनकी फील्ड का नॉलेज शायद कम होता है, बट कुछ ना कुछ तो होता है, वो इतना ऊपर जाते हैं। फिर हम सोचते हैं इसके उससे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, ये था वो था ये था, तो भाई उसमें वो चीज़ें थी तो वो आपसे डिफरेंट है, ऊपर है ना। आप भी अपने आप में वैसी चीज़ें लाएं, ठीक है। आपने इज्जत सबकी करनी है। रिस्पेक्ट शुड बी डीपली रूटेड इन योर वैल्यूज़। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, दिस इज़ द टेक अवे ऑफ दिस टुडेज लेसन, कि रिस्पेक्ट शुड बी डीपली रूटेड इन वॉट एवर यू डू। कुछ लोग कॉन्फिडेंस को लिंक करते हैं रूड बिहेवियर के साथ, बट नो, आई स्ट्रांगली डिसअग्री। नो 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 नो, आपका आपके स्कूल के ड्राइवर, हाउसकीपिंग, ऑफिस बॉय, सबके साथ बहुत अच्छा सलूक होना चाहिए। मैं आपको अपने हेड की बात बताती हूँ। मेरे हेड जब फ्लोर पे आते हैं तो ही इज़ द फर्स्ट वन टू ज्वाइन द फ्लोर। फ्लोर हम उसको कहते हैं जिधर हम बैठ के काम करते हैं। सो फ्लोर पे आके वो ऑफिस बॉय से भी वैसे ही मिलते हैं जैसे कि वो अपने एक सीनियर मैनेजर से मिलते हैं। सो उनको जब हम देखते हैं तो हम भी इसी एटीट्यूड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सो ये वाला कौन सा एटीट्यूड है? ये वो एटीट्यूड है जो हमारा रिलीजन भी हमें सिखाता है। ये एक इंसानियत का एटीट्यूड है। सो कितनी अच्छी बात है कि ये इतने सालों के बाद जिस डाइवर्सिटी इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को हम पढ़े हैं ना, अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट बिगिनिंग से ही हमें दिया हुआ है। हमने बात यहीं से स्टार्ट की थी ना कि दिस वर्ल्ड इज़ सो डाइवर्स। अल्लाह ताला ने दुनिया को कितना डाइवर्स बनाया है, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को हम अब पढ़ रहे हैं। सो हमने इन चीज़ों को समझना है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कामयाबी का ज़रिया यही चीज़ें हैं। रूट बंदा कहीं नहीं जाता, कहीं ना कहीं चला जाए, क्लैश कर जाता है। बंदे उसके पीछे क्या बोलते हैं मुझे बताएं? सारे लोग यही कहते हैं पोजीशन पे तो हाँ कर ली, बदतमीज़ बंदा है। ये अच्छी रेपुटेशन है? इज़ इट अ गुड रेपुटेशन टू अर्न इन लाइफ? हाँ, नो, दिस इज़ नॉट अ गुड रेपुटेशन। ऐसी चीज़ हो कि आप छोड़ के चले जाएं, लोग आपकी तारीफ़ करें, और ये कोई किताबी बात नहीं है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो दीज आर द थिंग्स दैट एवरीवन इज़ फ्रेंडली, इंक्लूसिविटी के बिहेवियर्स हैं। आपने फिर उसको मैनेज करना है, फिर आपकी मैनेजमेंट आ जाएगी, आपकी पीपल मैनेजमेंट आ जाएगी। सामने वाला बंदा पहले एनालाइज करे कि आपसे सीनियर है तो चुप करके जो वो कह रहा है वो करें। यू हैव टू डू इट, यू आर बाउंड टू डू इट, ठीक है। फिर अगर देखें कि आपका पीयर है तो टफ बंदे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। देखें कि पीसफुल रास्ता कौन सा हो सकता है। वो बंदा तो वैसा है, उसने वैसे ही रहना है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं अपने आप में एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मेरा एक पीयर है, वो एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ कि वो इतना टफ बंदा है, वो इतना टफ लड़का है, उसको हर चीज़ में एनालिसिस चाहिए। उससे कोई बात करे ना तो वो कहता है कैन यू प्लीज़ प्रेजेंट मी डेटा, ठीक है। तो फिर मैंने उसका क्या तरीक़ाकार निकाला, मैंने कहा अच्छा अब ये है ना, मैं इसको ठीक करूँगी। अब मैं उसके पास जब भी कोई चीज़ लेके जाती हूँ ना, तो जैसा मर्जी मेरा दिल करता है ना, मैं एनालिसिस बनाती हूँ। मैं उसको कहती हूँ सी दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द एनालिसिस, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टू मी, ठीक है। सो पीपल मैनेजमेंट। बट मैं हमेशा यही कहा कि सीनियर्स को सुने, सीनियर्स को वैल्यू करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। आप अगले बंदे को तो नहीं कुछ कर सकते, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को बेहतर कीजिए, अपने अंदर एजिलिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए, लर्निंग एजिलिटी लाइए, पीपल एजिलिटी लाइए। देखें अच्छी सिचुएशन में तो फिर हमको हर कोई चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छे लोग हैं, अच्छे कोलीग्स, अच्छा बॉस है, तो फिर तो आप बड़े खुश हैं। आपने क्या सीखा है? आप हमेशा बुरे लोगों से, चैलेंजिंग टाइम से, चैलेंजिंग सिचुएशन से सीखते हैं। आपकी लर्निंग की तब होती है। आपने उससे बातचीत करनी है, समझना है। बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं ना, तो मेरे ये तरीक़ाकार है, मैं कहती हूँ चलो आप पिट स्टॉप पे चलें, चलो आओ चाय पीते हैं, बाहर चलते हैं, मैं कॉफ़ी लेती हूँ, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स टॉक आउटसाइड, ठीक है। उसमें ये है कि मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी है, आई डू नॉट माइंड दीज थिंग्स, और मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि कोई ये काम करे। दिस इज़ माई अप्रोच विच आई एम डिस्कसिंग, ठीक है। ये एकदम नहीं मैंने अपना आप डेवलप किया। लाइक जब मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के तीसरे चौथे साल में थी, मैं इन चीज़ों को सही नहीं समझती थी। वाई वुड आई गो आउट विद समवन टू हैव लंच, बट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्नड, आई हैव evolved, आई हैव ग्रोन टू दैट लेवल वेर आई थिंक दैट वी आर कॉलीग्स एंड देयर इज नो हार्म, ठीक है। हम सब इंसान हैं, अगला मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, आई शुड गिव हिम रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट तो हर एक अच्छी लगती है ना, मैं तो ह्यूमन बींग्स। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट गेट्स इन द वे ऑफ बीइंग इंक्लूसिव।
क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिविटी की दुश्मन हैं? इंक्लूसिविटी की राह में क्या चीज़ें हायल हैं? एनी इनपुट्स? हाँ जी, पहला इनपुट आया फेवरेटिज्म, नो एक्सेप्टेंस, नो और लेस एक्सेप्टेंस कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट एल्स? लैक ऑफ अवेयरनेस कर देते हैं। अच्छा, ईगो, वाई नॉट, वाई नॉट, यस। और ये बड़ी कॉमन चीज़ है विच वी डिस्कस्ड कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में, कंट्री का एक बड़ा मायानाज इंस्टीट्यूशन है, सो उसमें मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे वहाँ के पॉपुलेशन है। सो दे टोल्ड मी, आई गॉट टू नो थ्रू देम कि वहाँ पर लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं कि दिस इज़ दिस फैमिली ग्रुप, दिस इज़ दिस फैमिली ग्रुप एंड दिस इज़ दिस फैमिली ग्रुप। ठीक है, सो यस, इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी विच लीड्स टू एक्सक्लूजन, जो हमने पढ़ा था। हमारे जैसा है तो हमारे ग्रुप में है, HSN का है तो HSN के ग्रुप में है, PU का है तो PU का ग्रुप है, ये सारा जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का ग्रुप है, वो लोकल यूनिवर्सिटी है, कोई छोटी सी यूनिवर्सिटी है, वो जी लीड्स का ग्रुप है, ये सारे अब्रॉड से पढ़ के आए हैं, ये LSE का ग्रुप है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट्स। यस, दीज आर ऑल राइट आंसर्स। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी इंक्लूसिविटी के राह में रुकावट हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि कुछ चीज़ें तो हम इनमें से कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में बैठी होती हैं, उसको हम बोलते हैं और अनकॉन्शियस बाइस। सो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का टॉपिक जब भी आता है, we need to understand that what is the unconscious bias। ये unconscious bias क्या है? हम जिस माहौल में बड़े होते हैं ना, मैं अगर एक पंजाबी फैमिली में मेरा ब्रॉटअप हुआ है तो मेरे थॉट पैटर्न्स जो है ना वो सारे पंजाबी हैं। अगर कोई सिंधी आ जाएगा ना जगह पे तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, कहूँगी ये क्या चीज़ है भाई, खानों में इतने तेज़ मसाले खाता है, बोलता कैसे है, उर्दू ठीक से डिलीवर नहीं करता। एक सिंधी जो है उसके लिए पंजाबी की एक्सेप्टेंस बड़ी कम होगी। जब इनके साथ कोई बलोच आ जाएगा तो उनको उन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी। एंड आई हैव सीन दीज थिंग्स, राइट। कोई पठान आ जाएगा तो वो पठान का ना पंजाबी मिलके मजाक ही उड़ाते रहेंगे। ठीक है, सो अनकॉन्शियस बाइस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप लोग एक बस पे सवार हुए हैं, बस चलने वाली है और बस पूरी तरह से भरी हुई है, कुछ सीटें खाली हैं, ठीक है, चंद लोगों के साथ। अब आप बस में जब जाते हैं और जिस बंदे के साथ आप जाके सीट पे बैठ जाते हैं ना, प्रोबेबली वो जो एक वजह है ना आपने उस बंदे के साथ बैठना सिलेक्ट किया, दैट इज़ योर अनकॉन्शियस बाइस। वो अगले के कपड़े भी हो सकते हैं, अगले की एज भी हो सकती है, कोई स्मार्ट लड़की हो सकती है, कोई स्मार्ट लड़का हो सकता है, कोई अंकल या आंटी भी हो सकते हैं, राइट, कुछ भी। वो जो चीज़ है ना, वो जिसने आपको मजबूर किया कि आप उस कुर्सी पे जाके बैठे, जैसे ये लड़कियां जो है ना ये लड़कियों के साथ आके बैठी हैं, ये लड़के जो है ना ये लड़कों के साथ आके बैठे हैं। ठीक है, दीज आर अनकॉन्शियस बाइसेस। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट किया है। सो जब कोई मेरे पास ज़्यादातर इंटर्न्स आ रहे होते हैं, बाहर के आ रहे होते हैं या दूसरे काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन यकीन माने जब भी कोई बंदा PU से आता है ना मेरे दिल को इतना जाके लगता है ना मैं उससे बार बार मैं उससे चेकअप करती हूँ कि आर यू फीलिंग ओके, आर यू बीइंग ट्रीटेड वेल, किसी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है, अच्छा देखो ड्रेसिंग में ये चीज़ ज़रूर देखनी है, अच्छा देखो यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक दिस। और उसको भी मेरे से इतनी एसोसिएशन फील होती है ना कि और ही और शी ऑलवेज कीप्स मी टेक्सटिंग कि ओके व्हेन आर यू गोइंग फॉर लंच, प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, प्लीज़ डू दैट, लेट्स डू दैट। ठीक है, तो ये ना कुछ ना अनकॉन्शियस बाइसेस हैं हम लोगों के अंदर, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारी इंक्लूजन जो है ना वो ख़राब ना हो। इंक्लूसिविटी भी तो लानी है ना, ये नेचुरल नहीं है माय डियर। दीज आर आर अनकॉन्शियस बाइसेस जो कि हम में इतने रच बस चुके हैं कि वो नेचुरल हो चुके हैं कि देखिए ना आपने मैंने कहा ना एक पंजाबी ले ले, सिंधी ले ले, पंजाबी कहेगा सिंधी इज़ अ कंप्लीट फूल, सिंधी कहेगा ये पंजाबी, ये भी कोई बंदा है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, राइट। आप सिंध के जाके खाने खाएं, पंजाबी वाला बंदा कहेगा
कराची के फजूल खाने, और कराची वाला बंदा कहेगा कि पंजाब में भी लोगों को खाने की तमीज़ है। नो, हाँ तो मुझे बताएं फिर क्या क्या एक रिफ्ट है, आप बताएं, यू टेल मी दैट। दे से दैट कराची की बिरयानी इज 10 टाइम्स बेटर देन लाहौर की बिरयानी। जहाँ पे हम अनकॉन्शियस स्पाइसेस की बात करते हैं ना, सबसे पहले जेंडर बेस्ड स्पाइसेस को देखते हैं, फीमेल्स मेल्स। फीमेल्स के साथ लिंक किया जाता है कि फीमेल है तो एक 22 नॉर्म बना दिया गया कि इसने एग्रेसिव नहीं होना, शी हैज़ टू बी वेरी सबमिसिव, ऑलवेज स्माइलिंग, या वेयर एज एग्रेसिव, भाई मर्द है, एग्रेशन है तो क्या बात है, काम वाली जगह पे भी भाई मर्द था, गुस्सा आ गया, बोल गया, क्या हो गया। लेकिन अगर वही किसी फीमेल बॉस ने बात कर दी है ना, तो यकीन माने सबसे पहले तो फीमेल्स उसके खिलाफ खड़ी होंगी, जो कि मर्द को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रही होंगी उसी एटीट्यूड को। सबसे पहले फीमेल्स खड़ी होंगी एंड देन मेल्स वुड कम अप एंड से, my god, this female is so aggressive, what is she up to? So these are gender biases. Then dependent, females are meant to be dependent, भाई मर्द इनको देखेगा, लुक आफ्टर करेगा, whereas males क्या हैं, बाय डिफॉल्ट ही समझा जाता है यार मर्द है, इसको किसकी क्या ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट है, कर लेगा कुछ ना कुछ। These are biases. Then समझा जाता है कि औरतें जो है ना ईजिली इनको इन्फ्लुएंस कर लिया जाएगा, चलो कोई नहीं, अच्छा ये उसने कहा है, वो कौन है, मरियम है, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। वेयर एज मर्दों का क्या समझा जाता है, नहीं भाई इसहाक ने एक डिसीजन ले लिया है, उसे उस डिसीजन से हटाएगा कौन, ठीक है। वेयर एज अगर किसी फीमेल बॉस ने डिसीजन लिया तो मर्द हजरात कहेंगे ठीक है यार कोई नहीं, चल के उसे समझा लेंगे, बात कर लेंगे, अलाइनमेंट कर लेंगे। देन फीमेल्स आर थॉट टू बी सबमिसिव बाय डिफॉल्ट, वेयर एज मेल्स आर बिलीव्ड टू बी डोमिनेंट। मर्द अगर डोमिनेंट है, मर्द की हुकूमत है, तो सब खुश हैं, सब सेट है, क्यों, यकीन करते हैं आप भी। लेकिन औरत है तो भाई औरत ने सबमिसिव रहना है, औरत डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट अगर है तो ये काम ख़राब है। घर भी देख लें, जिस घरों में मर्द डोमिनेंट है ना, वो कहते हैं दिस इज़ बाय नॉर्म, ये सब ठीक है। जहाँ पे औरत डोमिनेंट हो कहते हैं नहीं भाई ये तो कैसा, ये भी कोई बंदा है यार, अपनी बीवी की बात सुनता है, ये बंदा ठीक नहीं है, जोरू का गुलाम, ठीक है। ये टर्म्स कहाँ से आई हैं, दीज आर ऑल ड्राइव फ्रॉम अनकॉन्शियस बाइसेस, या। अच्छा जी, उसके बाद क्या जी, फीमेल्स को समझा जाता है कि होम ओरिएंटेड हैं, होम मेकर हैं, चलें जी शादी होगी, नौकरी छोड़ दो, अब तो तुमने घर बार देखना है, बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। मर्द का समझा जाता है कि भाई ये तो ग्लोबल है बंदा, वर्ल्डली, इसको घर बार देखने की क्या ज़रूरत है, जो जाना जाए करे। देन फीमेल्स का समझा जाता है इमोशनल है, वेराज मेल्स का समझा जाता है बड़े लॉजिक हैं। मर्द कोई भी बात करे ना, चाहे एक सीधी बात आके कह रहा है, सारे लोग बाजमात होके एग्री करेंगे और सुनेंगे। देन एक बड़ी क्या चीज़ है कि इनडिसाइसिव, औरत है ना फैसला नहीं लेगी, भाई 4 मर्दों को बुलाओ, 4 बंदों से डिस्कस करो फिर फैसला लेगी। वेराज मर्द है, उसने कह दिया भाई ये चीज़ होनी है। मर्दों को समझा जाता है दे आर वेरी डिसाइसिव। हाँ, फीमेल्स का एक बड़ी कॉमन चीज़ के नॉट गुड एट स्पोर्ट्स, मर्दों को समझा जाता है कि भाई ये फुली स्पोर्टी हैं। उसके बाद है जी, समझा जाता है कि औरतें जो है ना, ये जो बाहर के काम है ना, इतने अच्छे नहीं कर सकती जितना कि एक मर्द करता है। इसमें भी अपनी एक एग्जांपल बताती हूँ इंटरेस्टिंगली। मेरे पास मेरे प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोजेक्ट आया जिसमें कि मुझे मेरी वर्क प्लेस से थोड़ा दूर जाना था और एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस को मैनेज करना था। अब वो पहले मेरी वर्क स्टेशन वॉज एट शेखोपुरा, तो मुझे भीकी जाना था। सारा प्रोजेक्ट 6 महीने का था, मैंने उस सारे प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर किया, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लुक आफ्टर किया, हार्ड वर्क किया, समझा, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड विद मी। अब वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुली कभी किसी ने लुक आफ्टर नहीं किया था, मेरे से पहले तमाम आदमी उसको देखते थे, और जब मुझे दिया गया ना, हर कोई कहता था बीबी नू दे देता, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, अब जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मैं दोबारा अपनी वर्क प्लेस पे आई, तो मुझे मेरे काउंटर पार्ट्स ने उन्होंने कहा कि वैसे सबा एक बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा जी क्या? तुमने ना काम बिल्कुल मर्दों की तरह किया है, 1 नंबर काम किया है। लाइक व्हाट? मैंने कहा मैंने काम अच्छा किया है, ये मर्दों वाला वर्जन हटा दीजिए। वो ना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े। दिस इज़ नॉट छोटा सा बच्चा टू डू बड़े बड़े काम। दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग बच्चा और बच्ची टू डू गुड थिंग्स, ठीक है, इन अ राइट वे। वही मैंने बताया ना कि आप इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल कि भाई ये बंदा, औरत अच्छा काम नहीं कर सकती। आप औरतों को देखें, पीपल आर डूइंग वंडर्स। जिस टाइम पे मैंने अपनी पोजीशंस प्रोफेशनल लाइफ में ग्रैब की, उस टाइम पे मैंने मर्दों को पीछे छोड़ा। वो मर्द जो शायद तालीम में और इंस्टीट्यूशंस में बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे थे मेरे से। सो अगेन ये कि द पॉइंट हेयर टू मेक इज के इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट to be good in your work,
टू बी प्रोफेशनल, टू अंडरस्टैंड, टू हैव नॉलेज ऑफ व्हाट यू डू। आपने नॉलेजेबल होना है, आपने डिटर्मिन्ड होना है, आपने हार्ड वर्क से जो है ना घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए हार्ड वर्क जो आप दुनिया में मेहनत करने आए हैं, आप दुनिया में आराम करने नहीं आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो उसने ये नहीं कहा कि आप आराम करें, उसने कहा कि तुम काम करने आए हो, आपने काम करना है तो मेहनत से आपने क्यों जी घबराना है, आपने क्यों मतलब वाई टू हाइड योर सेल्फ। अच्छा उसके बाद और कुछ कॉमन बाइसेस क्या हैं कि अगर कोई बंदा हमारे पास आ गया जॉब पे इंटरव्यू में, उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, सर पे टोपी रखी है, तो क्या कहेंगे, बहुत देसी है, रूरल बंदा है, कॉम्पिटेंसी लेवल इसका कुछ नहीं होगा, बड़ा ही दकियानूसी होगा। अपीयरेंस से जज कर लेते हैं ना, कोई अगर अबाए में लड़की आ गई है तो समझेंगे कि नहीं भाई काम ख़राब है, ये तो बड़ी कंजर्वेटिव होगी, बड़ी सख्त होगी, मौलवी होगी, राइट। ये assumptions है ना, these are assumptions actually। एंड देन अगर कोई जीन्स और टॉप में आ गई तो बड़ी टिप टॉप मॉडर्न लड़की है भाई, इससे तो बच के रहो, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो बाइसेस, आर अनकॉन्शियस बाइसेस। अपीयरेंस जो है दिस इज जस्ट वन थिंग, अपीयरेंस के अंदर बंदा क्या है हमने उसको देखना है, ठीक है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम मानेंगे कभी नहीं कि हम बाइस हैं, हम कहेंगे हम बड़े फेयर हैं, एक नंबर बंदा है। वो जो आपका एक नंबर बंदा होता है ना वो भी एक नंबर नहीं होता। रीज़न ये कि हम सब इंसान हैं, वी ऑल हैव माइंड्स, वी ऑल हैव वाइसेस। अगेन वो मैंने बताया कि द एनवायरनमेंट इन विच वी ग्रू अप, हम उसी चीज़ को ही सही समझते हैं। मैं जिस इन्वायरमेंट में, जिस घर में, जिस सेट ऑफ वैल्यूज़ के साथ बड़ी हुई हूँ ना, मैं उन्हीं को ही सही समझती हूँ, मेरे लिए वही नॉर्मल है। और अगर कोई और फैमिली उस चीज़ को या उन वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करती ना, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई वो तो फैमिली की तो देखो, वो तो उनकी तो वैल्यूज़ ही ख़राब हैं। एक फैमिली जो कि थोड़ा ड्रेसिंग से लिंक करूँगी क्योंकि पाकिस्तानी ड्रेसिंग के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं। एक फैमिली जो नकाब करने वाली फीमेल्स को रेस करती है वर्सेस एक फैमिली जो कि जीन्स पहनती है, वो जनरेशन से ही एक वेस्टर्न ड्रेस को फॉलो करते हैं। अब जो नकाब वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जीन्स वालों को अच्छा नहीं समझते। वाई? वेराज मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जितनी मैंने मॉडर्न लॉट देखी है, जितनी मैंने कहूँ कि मैंने जीन्स वेयरिंग लोग देखे हैं, मुझे वो बड़े ओपन माइंडेड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फ्रेंडली नज़र आए हैं। ये मेरे अपने अंदर की शायद कभी ना कभी किसी पॉइंट पे कोई चीज़ थी जो कि मैं समझती थी कि नहीं दिस पर्सन इज़ वेयरिंग वेस्टर्न ड्रेसिंग, इसके तो सारे ख्यालात ही मगरबी हैं, ठीक है। सो बाइस तो एग्जिस्ट करता है। वो देयर इज़ अ सेइंग दैट वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ़ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बाइस। हम सब में बाइसेस हैं, हम सब इंसान हैं। इट्स नॉट मी, इट्स यू। हम कहते हैं भाई मैं सही हूँ, तुम जो हो तुम हो, तुम गलत हो। हर कोई अपने आप को सही कहना चाहता है। अब इसमें क्या है कि बाइसेस की बहुत सारी किस्में हैं। हमने जेंडर बाइसेस तो देखे, कुछ बाइसेस हैं वो सिमिलैरिटी बाइसेस हैं, कुछ बाइसेस हैं उनको बोलते हैं परफॉर्मेंस बाइसेस, कुछ हैं कॉन्फर्मेशन बाइसेस हैं। थोड़ा सा ये डिस्कस करें तो कुछ सिमिलैरिटी बाइसेस ये होती हैं, लाइक मुझे लगता है कि मेरा जो एज ग्रुप है ना, मेरी पोजीशन पे मेरा एज ग्रुप ही सही काम कर सकता है। कोई सिग्निफिकेंटली बड़ी एज का बंदा, कोई सिग्निफिकेंटली छोटी एज का बंदा उस पोजीशन पे नहीं चल पाएगा भाई, क्या ये नहीं हो सकता। फिर एक बाइस ये है कि आप किसी एक बंदे की किसी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करते हैं ना, तो आपको बंदा सारा ही पॉजिटिव नज़र आता है, नो मैटर व्हाट की एक चीज़ अच्छी है बाकी हज़ार बुराई हैं। आपने चूँकि फोकस उसकी एक चीज़ पे रखा है, आपको सारा ही बंदा कहेंगे यार बहुत गुड आदमी है। और कभी अगर बदकिस्मती से किसी की एक बुरी चीज़ आपके हाथ लग गई है, तो चाहे वो बंदे में 99 अच्छी चीज़ें हैं, आप कहेंगे कि ये बंदा ही ख़राब है। थोड़ा सा ये लिंक कर लें कि एक बंदा जो प्रेजेंटेशंस बड़ी शानदार बनाता है, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, आप ऑटोमेटिकली एज्यूम करते हैं कि वो अपनी जॉब के तमाम एस्पेक्ट्स में ना भाई एक्सीलेंट, कोई भी चीज़ आगे भी बुला दो इस बंदे को, कोई प्रमोशन आ गई सबसे पहले इसका नाम दे दो। अच्छा अनकॉन्शियस बाइस को ये है कि एक गुड न्यूज़ क्या है कि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया। लाइक मैंने बताया कि मेरे पास 10 यूनिवर्सिटी के लोग आ गए, मैंने कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों को दिल के पास रख लिया। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एक अनकॉन्शियस बाइस है मेरे इस इंस्टीट्यूशन के साथ, मैं वहाँ पे रुक गई। फिर मैंने अपने आप को अपने में थॉट प्रोसेस में मैं गई कि मैंने किस वजूहत की बुनियाद पे इस बंदे को किया है, मैंने उस बंदे को क्यों आउट कर दिया है। मुझे इक्वल चांस देना है दोनों को, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करें, कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ एंड देन मेक एन एक्शन प्लान फॉर योर सेल्फ कि अपने अनकॉन्शियस बाइस को आपने कैसे ठीक करना है। देन जहाँ डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात होती है वहाँ पे हम बुलिंग की बात भी करते हैं। बुलिंग से अवेयर होना चाहिए, बुलिंग क्या है, इंस्टीट्यूशंस पे, वर्क प्लेसेस पे बुलिंग क्या होती है। कुछ फिज़िकल बुलिंग है,
कुछ वर्बल बुलिंग है, आपको इसे अवॉइड करना है। देन वी हैव रिलेशनल बुलिंग, देन वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी होती है ना, लोग फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन पे जाके बुरी बातें लिखते हैं, दिस इज साइबर बुलिंग। देन वी हैव सेक्सुअल बुलिंग, मेल फीमेल जहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, टचिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ दैट? देखिए ना, वी आर इन दैट गुड टाइम वेयर वी आर एबल टू डिस्कस दीज थिंग्स ओपनली सो दैट फीमेल एंड मेन बोथ आर मोर अवेयर। एंड देन हैरासमेंट भी होती है वर्क प्लेसेस पे, हर वर्क प्लेस पे होती है। हैरासमेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है हैरासमेंट में। डिस्क्रिमिनेशन में थोड़ा बता देती हूँ क्या आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन करें बेसिस ऑन द बेस ऑफ रेस, कलर, जेंडर, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, राइट, या उसके बाद आपकी पर्सनल है कि इनअप्रोप्रिएट कमेंट करें किसी पे ऐसे जोक कर दें, ये आपकी पर्सनल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी। देन वी हैव सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, किसी को इनअप्रोप्रिएटली टच कर दें, दिस इज़ ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। देन वी हैव क्या है कि वर्बल अटैक्स हैं। वर्बल अटैक्स भी लोग आप पे करते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। वर्बल अटैक्स भी डिस्क्रिमिनेशन में आते हैं, राइट। देन वी हैव साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, कि आपसे कोई सीनियर बंदा है, वो आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है, आप पे अनड्यू प्रेशर डालता है, अपनी पावर आप पे एक्सरसाइज करता है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूसिव और डाइवर्स होने के साथ साथ अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ को भी बनाने की ज़रूरत है। पॉलिसीज़ बनाएं और फिर राइट सेट ऑफ एग्जांपल्स भी सेट कीजिए, राइट एग्जांपल्स हों ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि दीज आर डिस्क्रिमिनेशन। लोगों को पहले पढ़ाएं, पहले लोगों को पता ही नहीं होता डिस्क्रिमिनेशन है क्या, वो जस्ट समझते हैं कि बस भाई जिस रवैये में सबको इक्वल नहीं रखा गया, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन। नो, पहले लोगों को अवेयरनेस दें, खुलेआम अवेयरनेस दें, नोटिस बोर्ड्स पे लगाएं, अवेयरनेस दे दी, उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ बनाएं, उसको डील कैसे करना है, उसके बाद जो आपके पास केसेस हैं उन केसेस को अच्छी तरह से क्लोज कीजिए। इस तरह से आपका कल्चर इंप्रूव करेगा, हरासमेंट से इस तरह से बचेंगे आप लोग। देन देयर आर नॉन वर्बल एटिकेट्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नॉन वर्बल एटिकेट्स? योर अपीयरेंस, अपीयरेंस आपने अपनी अच्छी करके जानी है, ये एटिकेट्स में आता है। ऐसा नहीं कि घर में जो भी रात को ट्राउज़र पहना हुआ था, जिस शर्ट को पहन के सोए हुए थे वही पहन के ऑफिस चले जाएं। नो, ऑफिस का ड्रेस कोड एक सही ड्रेस कोड है, उसको फॉलो करें। दीज आर ऑफिस एटिकेट्स, दिस विल इम्प्रूव इंक्लूजन एंड बिलोंगिंगनेस एट द वर्क प्लेस। ऑफिस की तैयारी पकड़ें, फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छा रखें। ये नहीं कि एक बुरी चीज़ है, घर से लड़के आ रहे हैं तो वही बुरा मुंह सारा दिन ऑफिस में बना के रखें। आप सभी कहते होंगे ना कि बॉस आज बार बार डांट रहा है, बेगम से झगड़ा करके आया है, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है। सो फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छा रखिए, मूड को अच्छा रखिए, बिवेयर ऑफ सोशल एंड इंटीमेट जोन। ये ना करें कि बिल्कुल किसी के सर पे जाके खड़े हो जाएं। कुछ लोगों की इतनी बुरी आदत होती है, खुसूस क्या कहूँ कि सीरियसली उनको शौक होता है किसी के पास खड़े होने का, वो जाके खड़ूंगा, ये अच्छा ये देखिए प्लीज़ साइन कर दें, प्लीज़ ये कर दें। तो ये फीमेल टू मेल नहीं चलता, ये मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल भी चलता है। एक स्टेप पीछे होके खड़े हों प्लीज़, मेंटेन जो है ना ये वाले जोन्स को मेंटेन रखें। देन वी हैव जेस्चर्स, जेस्चर्स अच्छे रखें। क्या क्या मतलब नाइस, यू हैव टू लुक नाइस, नाइस एंड प्रोफेशनल, ठीक है। और सेशन को क्लोज करते हैं, क्लोजर पे आते हैं। सो ये कुछ नॉन वर्बल एटिकेट्स थे जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। एंड देन रिस्पेक्ट सुपरसीड्स एवरीथिंग। बी रिस्पेक्टफुल फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट खुद कीजिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। तमाम चीज़ें जो स्टार्ट है ना वो रिस्पेक्ट से होती हैं। लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि तमाम आपके जैसे लोग हर जगह आएंगे, नहीं, आपने जहन में सोचना है कि ये तो मैं हूँ, मेरे से डिफरेंट लोग काम वाली जगह पे आएंगे। सो लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। अपने जैसे ओपिनियन तो हर एक को अच्छा लगता है, राइट। मेक योर वर्क प्लेसेस इंक्लूसिव वेयर everybody's opinion is heard, where everyone is able to voice their opinion. Take feedback from people, work on the feedback, right. Do not get offended and create a safe zone, physically safe, mentally safe. Create respect for people, please. ये वो वाली चीज़ है जहाँ से आपकी डाइवर्सिटी के साथ साथ इंक्लूजन भी आएगी एंड देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रू बिलोंगिंगनेस का जो कल्चर है वो भी प्रमोट होगा। आपकी पर्सनल लाइफ भी इवेंचुअली चेंज होगी, बिकॉज देखिए पर्सनल लाइफ तो आप जो वर्किंग लोग हैं ज़्यादा टाइम तो ऑफिस में ही गुजारते हैं ना, ऑफिस में सारे हालात अच्छे चलेंगे ना तो इवेंचुअली वो चीज़ ट्रांसलेट आपकी पर्सनल लाइफ पे भी होगी, ठीक है। घर में भी आके फिर आप लाइक यू विल बिहेव इन अ मोर पोलाइट वे,
इन अ मोर गुड वे। आप अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। आपको टफ लोग हर जगह मिलेंगे और ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, दे आर, आई वुड से दैट दे आर इन मेजॉरिटी। सम पीपल आर वेरी टफ, कुछ को कुछ नहीं नॉलेज है और वो टफ हैं, और ट्रस्ट मी कुछ को बहुत सारा नॉलेज है और वो टफ है। कभी कभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे कि आपको पता चल जाएगी उनकी इंटेंट कि उनको पता है आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन वो आपको मान नहीं रहे। उसमें आपको अपने लिए एक्शन प्लान बनाना है, उनके लिए नहीं। उनके पास जाएं, चीज़ ऑलवेज गो विथ सम काइंड ऑफ सपोर्टिंग डेटा। मैं बताऊं, मैं डेटा पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। आपने अगर अपनी कोई बात मनवानी है ना, तो अगले को इतने रीजंस दो कि उसको भी समझ में आए कि भाई ये जो बंदा बात करे इसकी बात में वजन है। ऐसे ना कह दें कि भाई आपने बात कही है तो नहीं सर मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं है। सपोर्टिंग डेटा लेकर जाएं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर जाएं। जब आप डेटा और एग्जाम्पल्स कुछ लेकर जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी फिर आप डेटा की बेस पे बात कर रहे हैं। और चाहे वो बंदा आपको जितना भी इनकार कर रहा है ना, जब आप डेटा उसको प्रेजेंट कर देंगे ना, तब उसके पास, उसके लिए इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो क्या करे, वो आके फंस जाएगा, आप उसे फंसा देंगे। आप उसके पास डेटा लेकर जाएंगे। प्लीज़ डेटा जो है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेटा, मेक डेटा। एंड ये तो वो वाली एज है जहाँ पे वी आर टॉकिंग टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ठीक है, वी आर इन टाइम्स वेयर assumptions की बेस पे वी आर नॉट टेकिंग डिसीजंस। वी आर इन सच टाइम्स वेयर वी नीड टू टेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। डेटा क्या कहता है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, HR आजकल तो पोजीशंस आ रही हैं ना, लिंक्डइन पे देखते हैं। हाँ, डेटा एनालिसिस, डिजिटलाइजेशन, व्हाट इज दैट। हाँ, तो डेटा के साथ जाएं। जब इतने टफ बंदे के पास भी डेटा लेके जाएंगे, थोड़ी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर जाएंगे ना, कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर देंगे, तो यकीन करें वो बंदा भी बहुत खुश होगा। बट इसमें अगेन ये कि आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये मत सोचिए कि मैं डेटा क्यों बनाऊँ। डेटा बनाना मुश्किल ज़रूर है, टाइम लगाना पड़ता है, इसमें काम भी करना पड़ता है, लेकिन इससे दो चीज़ें हो रही हैं ना, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप चीज़ें सीख रहे हैं और अगले बंदे पे आप अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। बहुत बहुत टफ लोगों के पास मेरा भी जाना हुआ, लेकिन यकीन माने जब मैं अपनी पूरी तैयारी, अपना होमवर्क पूरा करेंगे। आपने कभी बात सुनी है, अपना जो होमवर्क होता है ना, वो मफरूज़ों की बेस पे, या मैं ये सोचता हूँ, ये इस पे नहीं होता। अपने होमवर्क पे फिर दो चार जो एग्जाम्पल्स है ना, वो आप लेकर जाते हो कि सी दीज आर 2-3 एग्जाम्पल्स, दिस इज़ व्हाट डेटा सेज, नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन। जब आप इस अप्रोच से जाओगे ना, तो फिर चाहे बंदा जितना अनप्रोफेशनल, जितना सख्त है ना, तो यकीन माने उसको आप क्लिक ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगले की वो इतना सख्त होने की टेंशन ना लें।